हेलो क्रशर्स, वेलकम टू डे 24। आज हम नया चैप्टर एक स्टार्ट करने वाले हैं, वेव्स। बड़ा मज़ा आ जाएगा आपको इस चैप्टर में। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो वेव्स होती किस तरह की हैं, लॉन्गिट्यूडनल और हमारी ट्रांसवर्स वेव जो भी होती है। उसके बाद हम देखेंगे ये प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, कोई डिस्टर्बेंस आगे किस तरीके से मूव करता है। अच्छा, जो डिस्टर्बेंस हमें पढ़ने हैं वो होते हैं एसएचएम वाले नेचर के। तो एसएचएम और वेव्स का क्या लिंक है वो चीज़ भी हम देख लेंगे। वेव इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे पार्टिकल और वेव की वेलोसिटी में क्या लिंक है। अच्छा, हमें ये भी देखना होगा कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में क्या लिंक है, ये हमारा एंगुलर वेव नंबर एक्चुअली करता क्या है। उसके बाद हम आ जाएंगे वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग। एक रस्सी में अगर वेव्स होती हैं तो उसकी वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले वो देखेंगे। उसके बाद वो एग्जांपल देखेंगे जहाँ पर हमारे पास रस्सी इस तरीके से लटकी होती है और उसमें हमारी वेव को नीचे से छोड़ते हैं तो वो ऊपर जाती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाती है क्योंकि रस्सी में टेंशन अलग अलग होती है। स्ट्रिंग वेव्स में एनर्जी किस तरीके से एसोसिएटेड होती है और हमारे पास एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला होता है स्ट्रिंग वेव्स के लिए, वो भी हम देख लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे साउंड वेव्स में। उसको पहले तो समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेरिएशन के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, किस तरीके से काम करता है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ साउंड, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, तो हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी उसके करने वाले हैं। फिर आ जाएगी हमारी पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। उसके बाद हम ये भी चेक करेंगे कि हम इंसानों के लिए जो लाउडनेस का एक मेजर है वो क्या है, डेसिबल क्या चीज़ होती है, उस पर बेस्ड भी कैलकुलेशंस कर लेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हम करने वाले हैं। लास्ट में हम देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। वैसे तो वो एसएचएम का पार्ट है लेकिन हम उसको आज कवर करने वाले हैं क्योंकि ये चीज़ वेव में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। जब हम वेव के इंटरफेरेंस वगैरह हम कल पढ़ने वाले हैं वहाँ पर सुपरपोजिशन का भी यूज़ होगा, लेकिन उसको हम आज ही कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ आने वाला है, तैयारी करो, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, शुरू हो जाओ। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेव्स क्या होती हैं? वेव इज प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी जाती है, उसके हम वेव बोलते हैं। अच्छा, किस तरीके से जाती है? हम कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक ये तार इस तरीके से बंधा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके छोड़ दिया, तो अभी डिस्टर्बेंस आगे इस तरीके से प्रोपगेट करता है। डिस्टर्बेंस के साथ एनर्जी भी प्रोपगेट होती है, वही हमारे पास वेव होती है। वेव्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। पहले देखते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास वेव का जो डायरेक्शन होता है मोशन का, है ना, वेव इस तरफ जा रही है लेकिन हर एक पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर मूव करता है। तो यहाँ पर हमें जिस तरह की वेव्स पढ़नी है उसमें सभी के सभी हमारे पास पार्टिकल एसएचएम कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे जो पार्टिकल है वो ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। वेव इस तरफ जा रही है, पार्टिकल का मोशन ऊपर या नीचे हो रहा है। आप देखोगे वो बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से एसएचएम कर रहा होता है। ये वाला पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा होता है, ये वाला पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा होता है, ये पार्टिकल, सभी पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। सभी का एम्पलीट्यूड सेम है ना, सबका एम्पलीट्यूड भी सेम होता है। वो पार्टिकल इस तरीके से जा रहे हैं, वेव इधर जा रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास वेव ऑन ए स्ट्रिंग, जिसको हम देख सकते हैं। लाइट भी इसी तरह की ट्रांसवर्स वेव होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है और हमारे पास वेव का मोशन इस तरीके से होता है। यहाँ पर कभी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि स्ट्रिंग वाले में लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो हो गया हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। दूसरे तरीके की वेव होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में वेव का मोशन होता है पार्टिकल का मोशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। अच्छा, ऐसा नहीं होगा पार्टिकल यहाँ से उठ करके वहाँ चला जाएगा। पार्टिकल अपनी मीन पोजिशन पर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मूव करता है, वो भी एसएचएम होता है। यहाँ वाला पार्टिकल इस तरीके से एसएचएम करेगा, यहाँ वाला पार्टिकल इस तरीके से एसएचएम करेगा, लेकिन ओवरऑल वेव इस तरीके से मूव कर जाएगी। सभी पार्टिकल यहाँ भी एसएचएम कर रहे होते हैं। देखो यहाँ पर वेव का मोशन और एसएचएम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थे, यहाँ पर सेम ही डायरेक्शन में है। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल क्या है, वो है साउंड जब ट्रैवल करता है एयर में तो वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। हमारे पास फेजेस बन जाते हैं, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफेक्शन है, इस सबको भी डिटेल में भी हम देख लेंगे। प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, वो प्रोग्रेस कर रही है, वो आगे चल रही है। तो आगे किस तरीके से चल रही है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। आगे जा रही है तो किसी समय के बाद वो थोड़ा आगे जा चुकी होगी, तो हम यहाँ पर बात करते हैं एक्स की भी बात करेंगे। थोड़ा आगे गई है तो डिस्टेंस भी नाप लेंगे,
थोड़ी देर बाद पहुंची है तो वो टाइम भी हम नापेंगे। और हमारे पास जो यूजुअली इक्वेशन आती है वो आ जाती है y इज इक्वल टू f, यानी कि फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस बी टी। एक्स का भी फंक्शन है और टाइम का भी ये फंक्शन हमारे पास होता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें देखनी होती है, जैसे ये जो y है ये बेसिकली क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये है हमारा डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस किसी भी चीज़ में हो सकता है। साउंड वेव्स में हम बात करते हैं, प्रेशर में डिस्टर्बेंस है ना, प्रेशर कभी कम या ज़्यादा होता है। स्ट्रिंग वेव्स में उसके एम्पलीट्यूड की हम बात कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये डिस्टर्बेंस होता है। ये एक फंक्शन है। एक्स क्या चीज़ होगी, यहाँ पर होगी पोजिशन, और ये है हमारे पास टाइम। इनसे मिलाकर के हमने ये कुछ फंक्शन लिख दिया है। क्या ये एक प्रोग्रेसिव वेव है या नहीं, वो सब चीज़ें हमें चेक करनी होती है। इस तरीके के सवाल आते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखो, अगर वो वेव जा रही है तो कितनी भी आगे वो जा सकती है। एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, टाइम की भी आप कुछ भी वैल्यू रखो, हमारे पास इनकी किसी भी वैल्यू पर हो, वाई की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए ना। एक्स और टी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वाई की वैल्यू शुड बी फाइनाइट। तो वाई हैज़ टू बी फाइनाइट, हैज़ टू बी फाइनाइट। इनफाइनाइट वाई नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ। इसको मैं अगर मॉडिफाई करके लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, अब यहाँ पर मैं a को कॉमन निकाल लूँगा, या फिर एक काम करता हूँ, हाँ, x प्लस माइनस बी अपॉन ए टाइम्स टी। हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन आ जाती है। ये जो हमारा फंक्शन अब आ गया है, इसी को हम कंपेयर करेंगे एक नई इक्वेशन में लिख रहा हूँ। देखो, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, यहाँ पर a है x प्लस माइनस वी टी। इस तरीके से देखो, डायमेंशनली ये चीज़ सेम होनी चाहिए ना। वी टी क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये भी डिस्टेंस आ जाता है, ये भी डिस्टेंस है। तो इस तरीके की चीज़ हमें मिलने वाली है। यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे, अभी मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो b बाई ए होता है, b बाई ए एक्चुअली हमारी वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। और जब डेराइव करोगे तो वाली ये वैल्यू माइनस में आती है ना, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर लिख दूंगा जो वेलोसिटी ऑफ वेव हमारे पास होती है, यहाँ पर b क्या चीज़ है, आप देखोगे b है टाइम का कोफिशिएंट, a क्या चीज़ है, a है x का कोफिशिएंट। तो वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी इक्वल टू माइनस, ऊपर आ जाएगा हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ टाइम t, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक। अच्छा, इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास जो वेव की इक्वेशन होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इस तरीके की हमारी वेव की इक्वेशन होती है। यहाँ पर अगर मुझे वेलोसिटी पता करनी है तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस, ऊपर आ जाता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ टाइम टी। कोफिशिएंट ऑफ टाइम टी क्या है यहाँ पर, ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा। डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, माइनस के है, तो माइनस के, तो इसकी वैल्यू आ जाती है वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस ओमेगा बाई के। तो इससे हमें और एक चीज़ पता चलती है, जब भी हमारे पास टाइम का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट का साइन ऑपोजिट होगा, एक पॉजिटिव एक माइनस है, यानी कि वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अगर दोनों के साइन सेम होते, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव होता, तो इसका मतलब हमारी वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही होती, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ जाता। तो यहाँ पे लिख दो एक्स एंड टी कोफिशिएंट ऑफ ऑपोजिट साइन, इसका मतलब पॉजिटिव वेव वेलोसिटी। कई बार इसी तरीके के सवाल आते हैं, आपको देख के तुरंत बताना होता है कि वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है कि नेगेटिव डायरेक्शन में। एक्स और टी के कोफिशिएंट के साइन ऑपोजिट हैं तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, नहीं तो नेगेटिव में जाएगी। अच्छा, फील लेने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो आप इसको ऐसे समझो, हमारे पास मान लो कोई इस तरीके से, पहले तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लूँ, ये हमारे पास एक्स है, ये मान लो हमारे पास कुछ वाई था, वाई में हम डिस्टर्बेंस नापते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई इस तरीके से डिस्टर्बेंस है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी एक्स नॉट और यहाँ पर टाइम था लेट्स से टी नॉट। तो अब हमारे पास कोई इक्वेशन अगर इस तरीके से दे रखी है, मान लो यही हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, कोई भी फंक्शन हो सकता है वो, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास डिस्टर्बेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन एक्स नॉट और टी नॉट को मैं फंक्शन में डाल दूंगा या फिर यहाँ वाले फंक्शन में डाल दूंगा, जो भी फंक्शन में डाल दूंगा। अब ये टोटल एक वेरिएबल है ना, उसके हिसाब से मुझे कुछ वैल्यू मिलती है डिस्टर्बेंस की। तो यहाँ पर
ये वैल्यू रखने से मुझे यहाँ पर देखो कुछ वैल्यू मिलती है। क्या वैल्यू मिलती है? ओमेगा टी नॉट माइनस के एक्स नॉट प्लस 5। तो इसको बोल देते हैं लेट से इस टाइम पे इस पार्टिकल का इतना फेज था। ठीक, फिर क्या होगा? थोड़ी देर बाद हम अगर बात करें, थोड़ी देर बाद अगर मुझे बोला गया है कि ये वेव इस तरफ जाती है वेलोसिटी v से, तो थोड़ी देर बाद यही डिस्टर्बेंस हमारे पास इस तरफ आना चाहिए। तभी तो हम बोलेंगे कि ये एक प्रोग्रेसिव वेव है, आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रही है। यहाँ पर हमारा x नॉट से x बढ़ चुका होगा, है ना? x नॉट प्लस x हो गया होगा, वो कुछ भी वैल्यू बड़ी होगी। सिमिलरली हमारे पास जो टाइम होगा, टाइम भी बड़ा होगा, t नॉट प्लस t हुआ होगा। अब इस वाली चीज़ को देखो, हमारे साइन फंक्शन के लिए वेरिएबल तो ये पूरा का पूरा ही था, है ना? ये पूरा का पूरा ही था। अगर मैं बोलना चाहता हूं कि यही वाला डिस्टर्बेंस यहां पे पहुंचा है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन और टाइम पर ये जो भी वैल्यू थी, इस बदली हुई पोजीशन और बदले हुए टाइम पर भी यही वैल्यू होनी चाहिए। करेक्ट? तभी तो हम बोलेंगे कि यही डिस्टर्बेंस वहां पर पहुंचा है। तो ठीक है, अब क्योंकि अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स की वैल्यू भी बढ़ा दी है, एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस टी कर दिया है, टी नॉट की वैल्यू भी बढ़ा दी है, टी नॉट प्लस टी कर दिया है, इसीलिए दोनों का साइन ऑपोजिट होना जरूरी है। समय बढ़ जाएगा, टी नॉट से बढ़ के हो गया टी नॉट प्लस टी, तो ये ओमेगा टी वाली चीज बढ़ जाएगी ना, ये वाली चीज बढ़ेगी। एक्स नॉट से बढ़ करके हो गया एक्स नॉट प्लस एक्स, जितना भी अमाउंट बढ़ गया है, तो यहाँ पर क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो ये वाली चीज कम हो जाएगी और ये दोनों मिल करके हो जाएंगे फिर से जीरो। तो बेसिकली हमारे पास जो डिस्टर्बेंस वाली चीज यहाँ थी वही डिस्टर्बेंस यहाँ पहुंच जाएगा। इसीलिए जब दोनों का कोफिशिएंट ऑपोजिट साइन का होता है, टाइम का और एक्स का, तो हमारी वेव पॉजिटिव साइड में जा रही होती है। दोनों का अगर हमारे पास सेम कोफिशिएंट हो जाए, मान लो यहाँ पे प्लस हो जाए या दोनों की वैल्यू माइनस माइनस हो जाए, तो हमारे पास वेव फिर उल्टे डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रही होती है। यही होता है हमारा प्रोग्रेसिव वेव का कॉन्सेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट ए ट्रैवलिंग वेव? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं वो फंक्शन इस तरीके के होने चाहिए कि उसको आप इस तरीके से लिख पाओ, समथिंग फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी, इस तरीके के फंक्शन होने चाहिए। तो वो सेम चीज़ प्रोग्रेस होकर के आगे जा रही होगी, नहीं तो वो सेम डिस्टर्बेंस नहीं बचेगा, डिस्टर्बेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। y इज इक्वल टू ए साइन समथिंग x माइनस समथिंग t, ये हमें पता है एक वेव की इक्वेशन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर फिर मल्टीप्लाइड बाय वी टी प्लस थीटा, तो इसको आप इस फॉर्म में लेकर के नहीं आ सकते। तो ये हमारी एक प्रोग्रेसिव डिस्टर्बेंस नहीं है, ये कोई डिस्टर्बेंस है। इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहोगे x और टी के हिसाब से, तो आप देखोगे कुछ तो भी ग्राफ बन रहा होगा, थोड़े समय बाद वो डिस्टर्बेंस चेंज हो जाएगा, कुछ और ग्राफ बनेगा। लेकिन आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस था वही डिस्टर्बेंस थोड़ी देर बाद आगे गया है, तो वो एक प्रोग्रेसिव वेव नहीं बनेगी। ग्राफ तो इसका भी बनता है, वो एक वेव नहीं है। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा, तो यहाँ पर भी कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप की टर्म नहीं है, तो इसलिए ये भी एक प्रोग्रेसिव वेव नहीं है। साथ में यहाँ पे कुछ अलग से ये चीज़ लगी हुई है, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ये एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट पे ये वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगी। हम जानते हैं एक्स और टी की कोई भी वैल्यू हो, कभी भी डिस्टर्बेंस की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो सकती, उसको फाइनाइट होना ही पड़ेगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। लास्ट ऑप्शन है हमारा y इज इक्वल टू ए साइन एक्स कॉस ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा स्कोप आ जाता है कि हम साइन और कॉस वाली वो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर लें। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑप्शन नंबर डी की अगर मैं बात करूँ तो y इज इक्वल टू ए, और फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास हाफ साइन ऑफ x प्लस ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ x माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये जो अब चीज़ बन करके आ गई है, इसमें अगर मैं सिर्फ इतने से पोर्शन को देखूं तो ये एक ट्रैवलिंग वेव है, अगर मैं सिर्फ इतने से पोर्शन को देखूं तो ये भी एक ट्रैवलिंग वेव है। ऑलराइट, और यहाँ पर देखो इसमें x और टाइम का जो कोफिशिएंट है वो ऑपोजिट साइन का है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाली वेव होगी, ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाली वेव है। ये हमारी एक नेगेटिव डायरेक्शन में जाने वाली वेव है।
और ये दोनों वेव जब पॉजिटिव और नेगेटिव वेव जा रही हैं तो फिर ये इनके ऊपर इंटरफेरेंस होता है हमारे पास, वहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, बेसिकली हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव बन जाती है। तो ये एक स्टैंडिंग वेव है, वेव, ये एक प्रोग्रेसिव वेव नहीं है। इसके बारे में हम कल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, स्टैंडिंग वेव्स किस तरीके से बनती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी हमारा करेक्ट नहीं है, हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाता है। इन द वेव इक्वेशन हमारे पास एक वेव इक्वेशन दी हुई है और हमें वेलोसिटी ऑफ वेव पता करना है। तो इसको कैसे पता करोगे? हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इस फॉर्मूले का यूज करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे आया देखो, वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी। कोफिशिएंट ऑफ टी यहाँ पर क्या है? 400। 400 नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ टी है 2 पाई बाई लेमडा इंटू 400, तो हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू 400, राइट, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? -1। -1 नहीं है, 2 पाई बाई लेमडा, उससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू माइनस एक्स, सॉरी -1, -1। यहाँ पर आप देखो ये 2 पाई बाय लैम्डा 2 पाई बाय लैम्डा इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू जाएगी प्लस 400। यूनिट क्या आएगी? मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट में ऑप्शन नंबर सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। अब हम देखने वाले हैं वेव की वो इक्वेशंस जो हमें पढ़नी है। हमें पढ़नी है एसएचएम वाली वेव जो होती है, उसमें डिस्टर्बेंस एसएचएम नेचर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई, इस तरह की इक्वेशन होंगी। या तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा या फिर यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, पर आप देखोगे इक्वेशंस इसी तरह की आती हैं। तो यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं चल क्या रहा है। देखो हमारी वेव या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी या फिर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी। और कोई भी पार्टिकल है, मान लो यहाँ वाला पार्टिकल है, पार्टिकल इधर उधर नहीं जाता, पार्टिकल ऊपर या नीचे ही इस तरीके से मूव करता है ना। यहाँ वाला पार्टिकल भी ऊपर नीचे मूव करता है। जैसे यहाँ वाला पार्टिकल इस पर्टिकुलर टाइम पर, जिस समय पर ये फोटो खींच करके यहाँ चिपकाई गई है, उस वक्त वो पार्टिकल यहाँ पर था, है ना। हो सकता है वो ऊपर जा रहा है, हो सकता है वो नीचे जा रहा है, लेकिन उसकी पोजिशन हमें यहाँ पर पता चल गई है। और देख के मुझे पता भी चल रहा है अगर वेव आगे जा रही होगी तो पार्टिकल एक्चुअली, है ना, ये वेव फिर इस तरीके से आ जाएगी, तो वो वाला पार्टिकल ऊपर आ जाएगा, यहाँ से वो पार्टिकल ऊपर जाएगा, क्योंकि वेव इस तरीके से जा रही होगी। अगर वेव इधर जा रही है तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर खास बात क्या है कि हमारे पास हर एक पार्टिकल इस तरीके से देखो एसएचएम कर रहा होगा, ऊपर वहाँ तक जाएगा, नीचे यहाँ तक जाएगा, यहाँ वाला पार्टिकल भी यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ वाला पार्टिकल भी यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक आएगा, और सभी पार्टिकल का एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होता है। यहाँ पर हम इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो मुझे लिखना है वो है एवरी पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम, ये चीज़ हमें पता चल जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे पता चल जाती है कि पार्टिकल्स मूव इस तरीके से, जबकि वेव मूव्स इस तरीके से, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास एसएचएम की क्या मैं इक्वेशन बता सकता हूँ? मुझे अगर इस पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन पता करनी है, इस पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन पता करनी है, तो मैं कैसे पता करूँगा? अगर इस पार्टिकल की इक्वेशन पता करनी है तो देखो इसके लिए एक्स की कुछ फिक्स वैल्यू होगी, है ना। ये एक्स एक्सिस पे लेट से इसकी जगह पे एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में आप एक्स की जगह 1 रख दो, तो अब ये वाली चीज़ एक फिक्स्ड क्वांटिटी आ जाएगी। उसकी वैल्यू हो सकता है 2 रेडियन आ जाए, 4 रेडियन आ जाए, लेकिन ये एक फिक्स्ड वैल्यू बन जाएगी। और जैसे ही एक फिक्स वैल्यू बनेगी तो अब देखो ये इक्वेशन क्या बन जाती है? ये बन जाती है ए साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग, तो ये तो एसएचएम की इक्वेशन बन गई। तो जैसे ही आप एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रख दोगे तो आपको एक एसएचएम की इक्वेशन मिल जाती है। इस चीज़ को भी हम लिख देते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट और वॉट एवर उसकी वैल्यू है, वी गेट एसएचएम इक्वेशन, है ना। तो इसका एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ
हमारे पास आ जाता है ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट प्लस फाई, है ना, ये जो भी था हमारे पास। और ये एक फिक्स्ड वैल्यू, इट्स अ कांस्टेंट ओवर टाइम। समय के साथ ये चीज़ बदल नहीं रही है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, दिस इज इनिशियल फेज, इनिशियल फेज ऑफ SHM। जो भी SHM हो रहा है एट, कौन सा SHM है, एट एक्स नॉट, एक्स की वैल्यू हमने एक्स नॉट रखी ना, उस पर्टिकुलर एक्स नॉट के लिए जो SHM हो रहा है उसका इनिशियल फेज ये बन जाता है। और ये हमारे पास SHM और वेव में रिलेशन आ गया। थोड़ा सा वेव इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमारे पास जो वेव इक्वेशंस होती है वो क्या, किस तरीके की होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। लेट्स से मेरे पास इस तरीके की एक वेव की इक्वेशन है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। जैसे हमारे पास a है वो होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड, हमारे पास जो ओमेगा है वो होती है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये सब चीज़ें वही हैं जो SHM में थी। फिर उसके बाद हमारे पास फिर आ जाता है K, इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। ठीक, अच्छा, हमें जो K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू आती है 2π बाय लैम्डा। अब कहाँ से आई ये सब चीज़ें, डेरिवेशन अभी नहीं करेंगे हम। एक बात बताओ, हमारे पास वेव की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेव की वेलोसिटी होती है माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ टाइम टी, कोफिशिएंट ऑफ टाइम टी यहाँ पर क्या है ओमेगा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ क्या है एक्स माइनस के, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ जाती है ओमेगा अपॉन के। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। या फिर इसी को मैं अगर रीअरेंज कर दूँ तो के को इधर ले जाऊंगा, वी को इधर ले जाऊंगा, तो मैं के को ही लिख सकता हूँ के इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी। तो ये के का एक फार्मूला ये भी है, एक फार्मूला ये भी है। तो ये एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है। इसी को मैं सबसे ज़्यादा यूज़ भी करता हूँ। आप लिख सकते हो के इज इक्वल टू 2π बाय लैम्डा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन वी। आपको वेवलेंथ और वेलोसिटी और ओमेगा और इस तरीके से इनमें रिलेशन पता करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको इनमें रिलेशन पता करना है तो आप ये एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। तो इन सभी का बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के आप बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इतने से फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा, और एक चीज़ देखो, हमारे पास वेलोसिटी आ गई है ओमेगा अपॉन के। ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा लिख सकता हूँ 2π इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई के की वैल्यू क्या होती है, क्या होता है हमारा एंगुलर वेव नंबर, उसकी वैल्यू है 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहाँ पर आप देखोगे 2π से 2π कट जाता है और हमारे पास ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा, यहीं से हमें मिल जाता है v इज इक्वल टू एफ टाइम्स लैम्डा। तो हमारे पास ये भी एक फॉर्मूला आ गया, ये आपको पहले से पता होगा, v इज इक्वल टू एफ टाइम लैम्डा होता है। यहाँ पर एक बात, अलग अलग मीडियम में हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वेव अलग अलग होती है। वेलोसिटी बदलती रहेगी, उसके हिसाब से वेवलेंथ बदलती रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, अगर हमारे पास मीडियम चेंज होगा वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, उसके हिसाब से वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। ये भी एक बहुत भी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। तो हमें बस यही चीज़ें देखनी होती। A sound wave of frequency 245 Hz travels with the speed of 300 meter per second along with the positive x-axis. Each point of the wave moves to and fro through a total distance of 6 centimeter. What will be the mathematical expression for this traveling wave? अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा है इट मूव्स अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, इससे मुझे एक चीज़ पता चल जाती है कि हमारे पास एक्स और टी के कोफिशिएंट का साइन अलग अलग होगा, ऑपोजिट होगा। तो हमें देख भी रहे हैं वो चीज़ तो सभी में कवर है, सबके ही एक्स के कोफिशिएंट और टी के कोफिशिएंट का साइन ऑपोजिट है, तो सारी की सारी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। फिर उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है और हमारे पास कुछ एम्पलीट्यूड है। उसके बेसिस पे हमें इनमें से बताना है कौन सी वाली वैल्यू सही है, कौन सी वाली नहीं है।
अब वीडियो को पॉज करो, ऑप्शन चेक करो कौन सा इसका आंसर हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे आया, स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहले हमें चीज़ दिखाई दे रही है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड या तो 0.03 है या 0.06, चेक कर लेते हैं। हमें क्या बोला है, ईच पॉइंट ऑफ द वेव मूव्स टू एंड फ्रो थ्रू ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो मान लो हमारा कोई भी पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मूव करता है इस तरीके से, और ये जो टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है ये है 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, एम्पलीट्यूड तो सिर्फ यही है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर का हाफ यानी कि 3 सेंटीमीटर, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0.03 मीटर। हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई तो हमें पता चल जाता है कि बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, इसमें एम्पलीट्यूड ही गलत है। अब सी और डी में से ही एक आना है। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी मैं पता कर सकता हूँ, मुझे वेलोसिटी दी हुई है तो एक्स और टी के इनको मैं डिवाइड करके वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, उससे मैं चेक कर सकता हूँ। या फिर मुझे अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो फ्रीक्वेंसी से मैं ओमेगा बना सकता हूँ, और ओमेगा क्या होता है, टी का कोफिशिएंट ओमेगा होता है, उससे भी चेक कर सकता हूँ। किसी से भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी हम दोनों ही चीज़ें कर लेंगे। देखो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2πf, है ना। या फिर अब मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2π इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है 245 हर्ट्ज, इसकी वैल्यू आ जाती है 245 का डबल कितना हो जाता है 490 इंटू पाई। अच्छा 490 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, 490 इंटू 3.14, और ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 1500 के आसपास। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³। तो ये भी सही आंसर नहीं है हमारे पास, ये भी गलत आ जाता है। सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाता है। और एक चीज़ चेक कर सकता हूँ, मैं ये वाली वैल्यू पता कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, वो कोफिशिएंट होता है k। k की वैल्यू मैं किस तरीके से पता कर सकता हूँ, k की वैल्यू होती है 2π/λ, या फिर वही वैल्यू होती है ω/v। यहाँ पर वेवलेंथ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ओमेगा निकाल चुका हूँ। ओमेगा कितनी आई है, इतनी। देखो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, वो आ गई है 1500, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितनी दी हुई है हमें 300 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आप देखोगे ये भी अप्रॉक्सीमेटली कट किया जाता है 5 बस 5 वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे वैल्यू भी 5.1 है, तो अगेन यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वेव एंड पार्टिकल वेलोसिटीज, इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी है दोनों, एक होती है वेव की वेलोसिटी, एक होती है पार्टिकल की वेलोसिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास इस तरीके से कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, उसी को मैंने वेव बना दिया, तो अब वो इस तरीके से भी जा सकता है ना, इस तरीके से हमारी वेव दिखाई देगी, या फिर हो सकता है वो इस तरीके की वेव हमें दिखाई दे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, दोनों में अंतर है। इस केस में हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की जो भी वेलोसिटी है, यहाँ पर वेव की वेलोसिटी कम है, पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा है, नहीं, इसलिए पार्टिकल ज़्यादा जल्दी जल्दी मूव कर पा रहा है इस तरीके से, वेव धीरे धीरे आगे चल रही है। इस केस में क्या हो रहा था, पार्टिकल धीरे धीरे मूव कर रहा था, वेव जल्दी जल्दी मूव कर रही थी, तो हमारे पास वेव इस तरीके की बन रही थी। तो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होती है ना, उसके बीच में कुछ लिंक होता है, फॉर्मूला हम देख लेंगे अभी, लेकिन मोटा मोटी हम जानते हैं कि दो तरह की वेलोसिटीज़ आएंगी। ओके, अब यहाँ पर वेव और पार्टिकल की वेलोसिटी को आप किस तरीके से देख सकते हो। देखो अगर मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, तो वेलोसिटी ऑफ वेव की वैल्यू कितनी आती है वो हम जानते हैं। इस फॉर्मूले से भी मैं देख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ वेव आ जाएगी ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन के। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो किस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो वेलोसिटी किसी एक पार्टिकल की होगी, किसी भी पार्टिकल को चुन लो, किसी भी पार्टिकल को चुन लो। अब पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, कभी वो ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, कभी नेगेटिव होगी फिर कभी जीरो भी होगी, इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पहली बात तो टाइम का एक फंक्शन आएगा, है ना, जैसे एसएचएम में होता है। ऑलराइट, पार्टिकल का एसएचएम की इक्वेशन निकाल लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन कैसे निकलेगी, इसी में x की जो भी वैल्यू थी ना, वो जो भी पार्टिकल है उसका कुछ x होगा, वो यहाँ पर रख दो, तो
आपको एक SHM की इक्वेशन मिल जाती है ना। तो उसके लिए हम जानते हैं, हम पहले बना देंगे SHM इक्वेशन, पता करते हैं SHM इक्वेशन वो आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। अब मैं लिख सकता हूँ माइनस के एक्स नॉट प्लस फाइव, क्योंकि हमने x को फिक्स कर दिया है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। अब अगर ये फिक्स्ड वैल्यू है तो ये एक SHM की इक्वेशन है, SHM की इक्वेशन है तो इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, हो जाता है dy/dt। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हो जाएगा a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट प्लस फाइव। ये तो भाई जो टर्म थी यहाँ भी कॉन्स्ट फिक्स थी, यहाँ पे भी वो वैल्यू फिक्स्ड है। हम देखते हैं ये एक फंक्शन ऑफ टाइम आया है, कभी ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव होगी, कभी ज़ीरो होगी, लेकिन इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू ज़रूर आती है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाती है, ए ओमेगा, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है या -1 हो सकती है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर वी पार्टिकल, इसकी जो मैक्स वैल्यू है ना, वो आ जाती है हमारे पास ए ओमेगा के बराबर। अच्छा, अब हम SHM की बात कर ही रहे हैं तो अगर इसी इक्वेशन को मैं एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं SHM में तो हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाती है। मैं लिख दूंगा यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू dv/dt, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। करो इसको डिफ्रेंशिएट। अब अगर आप इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन है ना, और फिर से एक और ओमेगा बाहर आ जाएगा, बिल्कुल SHM की तरह ही है। तो वहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट प्लस फाइव। तो फिर से ये वही वैल्यू आ गई, SHM वाली बात हो गई है। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये क्या था, ये हमारे y के बराबर था, तो इसी को आप लिख सकते हो इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स y। अगेन ये भी हम SHM में देखते थे, ये चीज़ होती थी। अच्छा, इस एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू भी कुछ होती है, कब होगी, जब यहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू होगी। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एम्पलीट्यूड के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन की भी मैक्सिमम वैल्यू कुछ आ जाती है। मैं भी लिख देता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, इसकी भी कुछ मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो कितनी आ जाती है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर। तो कई बार इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, आपसे बोल दिया जाएगा कि भाई पार्टिकल की जो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारे वेव की वेलोसिटी के बराबर है। वेव की वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा अपॉन के विल बी इक्वल टू ए ओमेगा। यहाँ ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, एम्पलीट्यूड और के बीच में कुछ रिलेशन पूछा होगा, और इस तरीके से आप बहुत सारे वेरिएशन बना सकते हो। या फिर बोल दिया जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वेव की वेलोसिटी के बराबर है मैग्नीट्यूड में। डायमेंशनली तो करेक्ट हो ही नहीं सकता वो, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। A transverse wave is represented by y is equal to a sin omega t minus kx. For what value of the wavelength is the wave velocity equal to the maximum particle velocity? अगेन बहुत ही अच्छा सवाल है, इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे आया, देखो हमें क्या करना है, वेव वेलोसिटी वी वेव इज इक्वल टू वी पार्टिकल की मैक्स वेलोसिटी है ना, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी। अब हम जानते हैं, अभी हम ये देख चुके हैं वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है। देखो यहाँ से मैं देख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ वेव। अच्छा, हमसे पूछा क्या है, वेवलेंथ के बारे में पूछा है। वेलोसिटी ऑफ वेव को वेवलेंथ के हिसाब से अगर इक्वेट करना है तो मैं इनको यूज़ करूँगा। यहाँ से देखो वेलोसिटी ऑफ वेव की वैल्यू कितनी आ जाती है, v इज इक्वल टू ओमेगा लेमडा अपॉन 2 है ना। वेलोसिटी इधर चली जाएगी, लेमडा इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा लेमडा डिवाइडेड बाय 2 इधर से नीचे जाएगा, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वेव आ गई। तो देखो ये फॉर्मूला बड़ा काम का है। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, ये हम जानते हैं, ए ओमेगा के बराबर होती है। ये हमें इक्वेशन कंडीशन दी हुई थी, ओमेगा की वैल्यू से इस तरीके से कट जाएगी। सवाल में जब पूछा है व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ,
हमसे पूछी है वेवलेंथ, तो यहाँ से हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाती है 2 पाई इंटू ए के बराबर। ऑप्शन नंबर सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से इन छोटे छोटे फॉर्मूलों पे ही बहुत सारा क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अ ट्रांसवर्स वेव अलोंग अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय, हमें एक वेव की इक्वेशन दे दी है, वेयर एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर एंड टी इज इन सेकेंड्स, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल लोकेटेड एट एक्स इज इक्वल टू इतना, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज। तो ये देखो एक्सेलरेशन किस तरीके से पता करेंगे, या तो ये जो हमारे पास y की इक्वेशन है ना, आप सीधे सीधे dy अपॉन dt करोगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिल जाएगी, फिर इसको फिर से dv अपॉन dt करोगे तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा, जो कि x एंड t का फंक्शन होगा। तो वहाँ पे x की वैल्यू रख दोगे और टाइम की वैल्यू रख दोगे तो आपको सीधे सीधे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया करने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप पहले वेव की इक्वेशन में x की वैल्यू फिक्स कर दो। x की वैल्यू फिक्स कर दोगे तो ये बन जाएगी एक SHM की इक्वेशन। SHM की इक्वेशन आ जाएगी तो SHM में हमें पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स y। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारे पास y की वैल्यू क्या है वो आप पता कर सकते हो। वो वैल्यू यहाँ रख दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, उससे भी मिल सकता है। दोनों में से कोई सा भी तरीका लगाओ, लेकिन वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कैसे है देखो, हमारे पास सीधे सीधे ये फॉर्मूला है, हमें बेसिकली y पता करना है कि इस x के लिए इस समय पर y क्या होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ y एट x इज इक्वल टू 4 cm एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हमें y पता चल जाएगा, इसकी वैल्यू रखते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पे रखते हो तो y की वैल्यू आ जाती है 2 साइन ऑफ 2 पाई इंटू 3, टाइम की वैल्यू है 1, 3 इंटू 1 माइनस एक्स की वैल्यू है 4 प्लस पाई बाय 4। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 2 इंटू साइन ऑफ 2 पाई प्लस माइनस का 2 पाई प्लस पाई बाय 4। साइन जो है वो तो एक रिपीटिंग फंक्शन है, उसमें प्लस माइनस 2 पाई 4 पाई करो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो इसको आप इग्नोर कर दो। हमें मिलता है साइन ऑफ पाई बाय 4। साइन ऑफ पाई बाय 4 कितना होता है, साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2/√2 विच इज़ इक्वल टू √2। तो यहाँ पर मुझे y की वैल्यू मिल गई। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स y विच इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देख करके कोई बता सकता है मुझे ओमेगा कितना है। ओमेगा होता है टाइम का कोफिशिएंट जिसकी वैल्यू 3 है, और यहीं गलती हो जाएगी। टाइम का कोफिशिएंट एक्चुअली 2 पाई इंटू 3 है ना, तो 6 पाई है। ओमेगा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 पाई का स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है √2, तो इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस 36 √2 पाई स्क्वायर। और यूनिट्स क्या आ जाएंगी, देखो सारी की सारी यूनिट्स सेंटीमीटर और सेकंड में थी, तो यह जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। वेव एंड पार्टिकल वेलोसिटीज, इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे पहले तो समझते हैं हो क्या रहा है। देखो हमें एक फ़ोटो दे दी जाएगी और ये फ़ोटो में हमें वेव दिख रही है, हमसे पूछा गया बताओ इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो सकती है, देखो वेव लेफ्ट या राइट मूव कर रही होगी, यहाँ पे पार्टिकल ऊपर या नीचे जा रहा होगा, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा या पार्टिकल नीचे जा रहा होगा। या ऐसा बोला जा सकता है कि अगर ये वाई एक्सिस है तो या तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या फिर पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव होगी, है ना। इसी तरह की चीज़ें होती हैं। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है तो फिर हमें फॉर्मूला में देखना पड़ेगा, लेकिन क्वालिटेटिवली हम ये चीज़ समझ सकते हैं। तो अब इसको आप कैसे समझोगे, तो मान लो हमें वेव की वेलोसिटी दे दी कि वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी। क्या अब आप बता सकते हो कि यहाँ से हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यही चीज़ें पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, v ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ वेव टाइम्स स्लोप। स्लोप किस चीज़ का, यहाँ पर आप dy बाई dx कर सकते हो, है ना। ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x है। तो एक्चुअली जब आपको ग्राफ दे दिया जाएगा तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख करके भी बता सकते हो।
मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से आप वो कर सकते हो। देखो, यहाँ पर हमें बोला गया है कि वेव इस तरफ जा रही है, थोड़ा इसको फील करने की कोशिश करो। अगर वेव इस तरफ जा रही है तो थोड़े से टाइम बाद वेव फॉर्म हमें किस तरीके का दिखेगा। देखो, पूरी की पूरी वेव को आप इस तरीके से बना सकते हो, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली पूरी वेव भी नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा, पर वेव हमारी इस तरीके से जा रही होगी। थोड़े टाइम बाद हमारी वेव इस तरीके से आ जाएगी, है ना। बताओ हमारे इस पार्टिकल के साथ क्या हुआ, कहाँ था पार्टिकल, यहाँ। थोड़ी देर बाद, अब पार्टिकल रहना इसी लाइन में है तो पार्टिकल ऊपर गया है ना, ये चीज़ मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, पार्टिकल ऊपर गया है। तो इससे मुझे पता चलता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू पॉजिटिव। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अच्छा, ये तो ग्राफिकली हमने चेक कर लिया। अगर हमें इस तरीके का यूज़ करना है तो कैसे बता सकता हूँ। देखो, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वेव इस तरफ पॉजिटिव दी हुई है ना, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव समथिंग पॉजिटिव, यहाँ पर वो है, ठीक है। अच्छा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे पास स्लोप क्या है। देखो, स्लोप होता है इस तरीके से टेंजेंट, और अभी यहाँ पर ये स्लोप हमारे नेगेटिव होते हैं ना, ये वाले स्लोप पॉजिटिव होते हैं, ये स्लोप हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पर वैल्यू फिर से नेगेटिव आ जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यहाँ पर अगेन फिर से हम देखते हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव अपने आप को कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास फिर से पॉजिटिव वेलोसिटी इस तरीके से आ जाएगी। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के दो तरीके हो गए। आप इस तरीके से नंबर्स भी देख सकते हो, या फिर आप इस तरीके से डायग्राम बना करके समझ सकते हो। ये फॉर्मूला आता कहाँ से, हमारे पास जो वेव की इक्वेशन होती है, एक बार आप उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, एक बार आप उसको डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, फिर दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है। डिराइव करने की हमें ज़रूरत नहीं है, पता होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखा दिया। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। A progressive wave traveling along the positive x direction is represented by y is equal to xt। यह हमारे पास वेव का फंक्शन दे दिया है। Its snapshot at t is equal to 0 is given in the figure। The value of phi is। तो अभी वैल्यू ऑफ फाई किस तरीके से पता कर सकते हो। देखो, हमें वेव की इक्वेशन तो दी हुई है, वैल्यू ऑफ फाई हमें पता करनी है। तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, टी की वैल्यू 0 दी है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ x की वैल्यू जब मैं 0 रखता हूँ, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 आती है। तो एक चीज़ तो मुझे चल जाती है कि y एट x इज इक्वल टू 0 कॉमा टी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वैल्यूज़ रख दो, तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिलती है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 0 माइनस 0 प्लस फाई इज इक्वल टू 0। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे पता चलता है साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो क्या इससे मुझे पता चलता है फाई इज इक्वल टू 0 आ गया, या फिर फाई की वैल्यू पाई भी हो सकती है। इन दोनों में से कोई आंसर आने वाला है। 2 पाई भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास फाई की वैल्यू इतनी होती नहीं है ना, 2 पाई के ऊपर होती नहीं है फाई की वैल्यू, ठीक है। तो अब बताओ इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है। तो ये चीज़ आप किस तरीके से पता कर सकते हो। तो अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि अगर वेव पॉजिटिव साइड में जा रही है तो यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा ना। पॉजिटिव में जा रही है तो हमारे पास वेव थोड़ी देर बाद इस तरीके से होगी, यानी पार्टिकल ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0 इज पॉजिटिव। इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कैसे आया, देखो, हमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पता करनी है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी एट एनी एक्स। एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर फिक्स कर दिया करते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर केस में 0 ले लेंगे। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो, इसको आपको करना है डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाती है माइनस ए ओमेगा कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्स और टी की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे, है ना।
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू आती है माइनस ए ओमेगा कॉस ऑफ फाई। अच्छा, फाई की वैल्यू क्या है? फाई की वैल्यू हम देख चुके हैं, फाई की वैल्यू या तो 0 आने वाली है या पाई आने वाली है। तो यहाँ पर इन दोनों में से अब बताओ, अगर वेव हमारी इस तरफ जा रही है तो पार्टिकल की वेलोसिटी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव होनी यानी कि कॉस फाई हैज़ टू बी नेगेटिव। फॉर वीपी टू बी पॉजिटिव कॉस फाई इज इक्वल टू नेगेटिव। और हमारे पास ये दो ऑप्शन है, इन दोनों में से बताओ कॉस की वैल्यू -1 कब होती है ना? एक पे +1 आ रही थी, एक पे -1 आ रही थी, इसका मतलब फाई इज इक्वल टू पाई। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। एक बार फिर से बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। हमें ये स्नैपशॉट दिया हुआ था, इसको देख करके हमने x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 की वैल्यू डाली, तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि भाई फाई की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या पाई हो सकती है। अब पता कैसे चलेगा इन दोनों में से कौन सा सही है? तो क्योंकि वे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी तो हमने पता कर लिया भाई वेलोसिटी पार्टिकल की ऊपर की तरफ है, यानी कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। हमें पता चल जाता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर हमने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला देख लिया। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के लिए x की वैल्यू फिक्स कर दो, 0 रख दो यहाँ पे इसको। फिर इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। उसमें अगेन x और t की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमें पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये आ जाती है। लेकिन इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव होने के लिए कॉस फाई को नेगेटिव होना पड़ेगा। कॉस फाई को नेगेटिव होना पड़ेगा, ऑप्शन 2 है, इन दोनों में से एक ही वैल्यू पे कॉस फाई नेगेटिव है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज आर करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था। ये जो वीडियो आपने देखा ये आधा वीडियो है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको आना पड़ेगा j.crashup.in पर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको चेकआउट करो। पूरा का पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स है। 40 क्लासेस में जेई मेन, 40 क्लासेस में जेई एडवांस्ड, और साथ में आपको कलरफुल पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं। नोट्स चेकआउट एब्सोल्युटली फ्री हैं, सारे के सारे नोट्स एब्सोल्युटली फ्री हैं। उसको देख लो, आपको पता चल जाएगा क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए इतने कम टाइम में पूरी एफिशिएंसी के साथ। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट क्रैश कोर्स दैट यू कैन वॉच। तो अपनी तैयारी में 4 चांद लगाओ, आ जाओ, मिलते हैं j.crashup.in पे।